पिछले हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर दावे किए थे। नड्डा ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आर्थिक रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर है। उन्होंने दावा किया कि राजकोषीय घाटा अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य को वित्तीय रूप से चालू रखने के लिए मासिक रूप से 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बयान न केरल राजकोषीय चिंताओं का प्रतिबिंब है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार पर एक राजनीतिक हमला भी है, जो राज्य के राजकोषीय प्रबंधन पर सवाल उठाता है। नड्डा की टिप्पणियों को भारत में राजकोषीय संघवाद को कमजोर करने की एक व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को लक्षित करते हुए। लेकिन क्या छोटे हिमालयी राज्य वास्तव में अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर हैं? और हाल के वर्षों में राजकोषीय केंद्रीकरण क्यों तेज हो गया है? हिमाचल प्रदेश मानव विकास सूचकांकों के मामले में केरल से ठीक नीचे है। इनका श्रेय लगातार सरकारों को जाता है, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक कल्याण में भारी निवेश किया है। 1980 के दशक के मध्य तक राज्य ने अपने कम जनसंख्या घनत्व और चुनौतीपूर्ण इलाके के बावजूद पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया था। मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है, भले ही राज्य औद्योगिक रूप से अविकसित रहा हो। हिमाचल प्रदेश अपने बड़े जलाशयों और पनबिजली स्टेशनों की बदौलत राष्ट्रीय संसाधनों, विशेषकर पानी और बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि ये राज्य में पर्यावरणीय गिरावट की कीमत पर आया है, जबकि सामाजिक कल्याण पर राज्य का जो खर्च है वो अधिक रहता है। ये राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पिछले दशक में भारत का वित्तीय परिदृश्य तेजी से केंद्रीकरण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे राज्यों की वित्तीय स्वशासन कमजोर हो गई है। नड्डा के दावों के विपरीत केंद्र की वित्तीय सहायता दया का कार्य नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का संवैधानिक रूप से अनिवार्य हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 270 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच संघ द्वारा एकत्र किए गए करों के वितरण की रूपरेखा बताता है। इन करों में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर और केंद्रीय जीएसटी भी शामिल है। पिछले हफ्ते बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर दावे किए थे। नड्डा ने तर्क दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार आर्थिक रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर है। उन्होंने दावा किया कि राजकोषीय घाटा अनुदान के रूप में 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। साथ ही राज्य को वित्तीय रूप से चालू रखने के लिए मासिक रूप से 800 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। हालांकि ये बयान न केरल राजकोषीय चिंताओं का प्रतिबिंब है, बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली हिमाचल सरकार पर एक राजनीतिक हमला भी है, जो राज्य के राजकोषीय प्रबंधन पर सवाल उठाता है। नड्डा की टिप्पणियों को भारत में राजकोषीय संघवाद को कमजोर करने की एक व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य को लक्षित करते हुए। लेकिन क्या छोटे हिमालयी राज्य वास्तव में अस्तित्व के लिए केंद्र पर निर्भर हैं? और हाल के वर्षों में राजकोषीय केंद्रीकरण क्यों तेज हो गया है? हिमाचल प्रदेश मानव विकास सूचकांकों के मामले में केरल से ठीक नीचे है। इनका श्रेय लगातार सरकारों को जाता है, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक कल्याण में भारी निवेश किया है। 1980 के दशक के मध्य तक राज्य ने अपने कम जनसंख्या घनत्व और चुनौतीपूर्ण इलाके के बावजूद पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया था। मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है, भले ही राज्य औद्योगिक रूप से अविकसित रहा हो। हिमाचल प्रदेश अपने बड़े जलाशयों और पनबिजली स्टेशनों की बदौलत राष्ट्रीय संसाधनों, विशेषकर पानी और बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि ये राज्य में पर्यावरणीय गिरावट की कीमत पर आया है, जबकि सामाजिक कल्याण पर राज्य का जो खर्च है वो अधिक रहता है। ये राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पिछले दशक में भारत का वित्तीय परिदृश्य तेजी से केंद्रीकरण की ओर स्थानांतरित हो गया है, जिससे राज्यों की
वित्तीय सुशासन कमजोर हो गई है। नड्डा के दावों के विपरीत केंद्र की वित्तीय सहायता दया का कार्य नहीं है, बल्कि भारत के संघीय ढांचे का संवैधानिक रूप से अनिवार्य हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 270 वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच संघ द्वारा एकत्र किए गए करों के वितरण की रूपरेखा बताता है। इन करों में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर और केंद्रीय जीएसटी भी शामिल है।